बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इसरार अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा लीगल चैनल द लीगल एक्सपर्ट। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मुफीद, इंफॉर्मेटिव और स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो आज हम उसमें पढ़ेंगे रिसीजन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसीजन कहते किसे हैं। जब भी दो पार्टीज़ आपस में कोई कंट्रैक्ट करती हैं और वो कंट्रैक्ट अभी तक फुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ होता, यानी कि फुली वो मुकम्मल नहीं हुआ होता, तो ऐसी सूरत में दरमियान में कोई ऐसा मामला आ जाता है कि वो पार्टीज़ में से कोई एक पार्टी या दोनों पार्टीज़ चाहती हैं कि आपका कंट्रैक्ट जो है वो रिसिंड हो जाए, दोबारा वापस उसी स्टेटस को पे आप दोनों पार्टीज़ चली जाएं, तो उसको कहेंगे रिसीजन ऑफ अ कंट्रैक्ट। दिस इज़ इक्विटेबल रेमेडी। जो इसके बारे में जनरल रूल ये है कि एक पार्टी अकेले जो है वो कंट्रैक्ट को रिसिंड नहीं कर सकती, उसके लिए दूसरी पार्टी की जो कंसेंट है दैट इज़ नेसेसरी। तो इसको जो रेलिवेंट प्रोविजंस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की डील करती हैं वो है सेक्शन 35 से लेकर सेक्शन 38 तक। तो सबसे पहले हम सेक्शन 35 को स्टडी करते हैं कि सेक्शन 35 रिसीजन के बारे में क्या कहता है। इसमें वो रिसीजन के एसेंशियल्स देगा। सेक्शन 35 कहता है कि जी एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग। इसी छोटी सी बात में वो दो एसेंशियल दे गया कि एनी पर्सन इंटरेस्टेड। एनी पर्सन इंटरेस्टेड ज़ाहिर सी बात है वही होगा जो पार्टी टू द कंट्रैक्ट होगा। वो दो भी हो सकती हैं, वो तीन भी हो सकती हैं, वो चार भी हो सकती हैं। जो भी पार्टी टू द कंट्रैक्ट होगा वो मतलब डिसीजन के लिए सू कर सकता है। इंटरेस्टेड इन कंट्रैक्ट इन राइटिंग, जो आपका कंट्रैक्ट होना चाहिए दैट शुड बी इन राइटिंग, कि अगर आप उसकी रिसीजन करवाना चाहते हैं तो कंट्रैक्ट आपका राइटिंग में होना चाहिए। मे सू टू हैव इट रिसिंडेड एंड सच रिसीजन मे बी एडजस्ड बाय द कोर्ट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। उसके बाद वो तीन क्लासेस देता है, ए, बी और सी। वो कहता है कि इन तीनों केसेस में अगर आपका जो कंट्रैक्ट है वो फॉल करता है तो फिर उसकी रिसीजन जो है वो हो जाएगी। सबसे पहली क्लास ए, वे द कंट्रैक्ट इज़ वाइडेबल और टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ, कि अगर प्लेंटिफ के ऑप्शन पे कंट्रैक्ट वाइडेबल है या टर्मिनेबल है तो ऐसी सूरत में कंट्रैक्ट की रिसीजन हो सकती है। अब वाइडेबल कंट्रैक्ट कौन सा होता है, आप अच्छे तरीके से कंट्रैक्ट एक्ट में इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा वो रिवाइज करवा देता हूँ कि वाइडेबल कंट्रैक्ट वो होता है कि जो कंट्रैक्ट किसी एक पार्टी के ऑप्शन पे चला जाए, एज कि वो चाहेगी तो इन्फोर्सेबल होगा, वो नहीं चाहेगी तो कंट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होगा, तो वो जो कंट्रैक्ट होगा वो वाइडेबल होगा। अब वाइडेबल कंट्रैक्ट जो है वो दो टाइप का होता है, वाइडेबल एब इनिशियो और मिस्टेक ऑफ द अदर पार्टी से वो वाइडेबल हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वाइडेबल एब इनिशियो क्या होता है। अगर एक पार्टी की जो कंसेंट है वो आपने कोर्जन से हासिल की हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस से हासिल की हो, फ्रॉड से हासिल की हो या मिस रिप्रेजेंटेशन से हासिल की हो, तो ऐसी सूरत में वो जिस पार्टी की कंसेंट इन तरीक़ों से हासिल की गई है उसके ऑप्शन पे कंट्रैक्ट चला जाएगा कि वो उसको इन्फोर्स करवाना चाहती है या नहीं करवाना चाहती, तो वो हो जाएगा वाइडेबल। और दूसरी सूरत यह है कि अगर दूसरी पार्टी कोई मिस्टेक कर देती है तो कंट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा। अब वो मिस्टेक किस तरह की हो सकती है, उसमें वो ब्रीच ऑफ द कंट्रैक्ट भी हो सकती है कि उसने कंट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, या उसने कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी थे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कंट्रैक्ट, उसने वो डिस्क्लोज़ नहीं किए, तो ऐसी सूरत में भी कंट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा। या उसने कोई ब्लंडर कर दिया या कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे दी, तो ऐसी सूरत में भी कंट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा। तो क्लास ए के मुताबिक अगर आपका कंट्रैक्ट वाइडेबल है तो वो रिसीजन हो जाएगी। और दूसरी उसमें बताया क्लास ए में कि टर्मिनेबल। अब टर्मिनेबल ऐसा कंट्रैक्ट है कि जब आप वो दो पार्टीज़ कंट्रैक्ट कर रही होती हैं तो वो दरमियान में एक ऐसी शिक रख देते हैं कि किसी भी सर्टन इवेंट के या सर्टन सर्कमस्टांसेस अगर इस कंट्रैक्ट के दौरान हैपन हो गया तो ऐसी सूरत में
कंट्रैक्ट जो होगा वो टर्मिनेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। फॉर एग्जांपल वो अपने कंट्रैक्ट में ये ऑप्शन रख लेते हैं कि जी 24 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच है, अगर वो ये मैच जीत गया तो हमारे दरमियान ये कंट्रैक्ट, अगर पाकिस्तान मैच जीत गया तो हमारे दरमियान ये कंट्रैक्ट हो गया, अगर पाकिस्तान मैच हार गया तो कंट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये एक सर्टन सर्कमस्टांसेस उन्होंने रख दिया, ये मैंने जस्ट एज एग्जांपल दी है। इसमें और बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं कि अगर उस वक्त तक ये कानून अगर उस वक्त तक ये कानून जो है ये पास हो गया तो कंट्रैक्ट हो जाएगा, या उस वक्त तक ये वाला काम हो गया तो ये कंट्रैक्ट हो जाएगा, या आपने ये जो मैं जिस तरह आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ इन इंस्ट्रक्शंस की ख़िलाफ़ वर्जी की तो कंट्रैक्ट हमारा नहीं होगा। मैं राइट रिज़र्व रखता हूँ अपने कंट्रैक्ट को रिसेंड करने के। तो टर्मिनेबल क्या हो गया कि ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और सर्कमस्टांसेस, सर्टन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस जो आपने अपने मुआहदे में लिखा हुआ है उसके हैपन होने के बाद आपका वो कंट्रैक्ट टर्मिनेबल हो जाएगा। अब इसकी कुछ शक्लें हैं, कुछ इसकी एसेंशियल्स हैं टर्मिनेबल करने के लिए। सबसे पहली चीज़ कि आपने जो एक्शन किया हो बोनाफाइडली किया हो, उसमें कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ओकेजन मस्ट बी विद इन स्टिपुलेशन, कि जो आपने ओकेजन सेट किया है, जो आपने टर्म सेट की है, दैट मस्ट बी इन द स्टिपुलेशन, यानी कि जो वो आपने लिखी होनी चाहिए, वो आपके कंट्रैक्ट में मौजूद होनी चाहिए। एंड राइट मस्ट बी यूज्ड एज सून एज इट अराइजेज, जैसे ही वो इवेंट आए, जैसे ही वो सर्कमस्टांसेस आए, जैसे ही वो स्पेसिफिक टर्म आए, आपने वो राइट फ़ौरन यूज़ करना है। अगर आपने वो राइट वंस वेव्ड तो फिर इट कैन नॉट बी एक्टेड अपॉन। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो एसेंशियल्स हैं, ये ज़रूरी हैं टर्मिनेबल कंट्रैक्ट के होने के लिए। तो टर्मिनेबल भी हो जाएगा तो ऐसी सूरत में भी उस कंट्रैक्ट की रिसीजन हो सकेगी। अब अगली क्लास जो है बी, वेयर द कंट्रैक्ट इज अनलॉफुल फॉर कॉजेज नॉट अपैरेंट ऑन इट्स फेस एंड द डिफेंडेंट इज मोर टू ब्लेम देन द प्लेंटिफ। बड़ी समझने वाली ये क्लास है कि अगर एक कंट्रैक्ट जो है वो अनलॉफुल है लेकिन देखने में वो अनलॉफुल नज़र नहीं आ रहा, फॉर कॉजेज नॉट अपैरेंट ऑन इट्स फेस, ये उसकी पहली लाइन है कि एक कंट्रैक्ट जो है वो बेसिकली अनलॉफुल है, बट जब आप उस कंट्रैक्ट को देखते हैं दैट नॉट सीम्स टू बी अनलॉफुल, कि वो अनलॉफुल नज़र नहीं आता। कैसे? दो बंदों ने आपस में कंट्रैक्ट किया, एक बंदे ने दूसरे बंदे से लीज़ पे लिए कुछ कमरे, कुछ दुकानें, और उसने कंट्रैक्ट में ये लिखा कि मैं इधर एकेडमी खोल रहा हूँ, ट्यूशन एकेडमी, ट्यूशन मैंने पढ़ानी करनी है, बट वो जो बंदा है उसका जो इरादा है वो वहाँ पे असला जो है उसने वो वहाँ पे स्टोर करना है। अब अपैरेंट ऑन द फेस आपको ये लग रहा है कि जो कंट्रैक्ट है दैट इज़ फुली लीगल, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी ने दुकानें लीज पे लेनी है तो लेते रहते हैं बंदे, बट जो उसके अंदर पर्पस है दैट इज़ अनलॉफुल, के वो असला स्टोर करना चाहता है। तो जो कंट्रैक्ट है वो अनलॉफुल फॉर कॉजेज नॉट अपैरेंट ऑन द फेस, यानी कि आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही बट वो अनलॉफुल है। लेकिन उसकी एक दूसरी शर्त भी उसने साथ में दे दी, एंड द डिफेंडेंट इज़ मोर टू ब्लेम देन द प्लेंटिफ, कि जो प्लेंटिफ है उससे ज़्यादा ज़िम्मेदार इस अनलॉफुलनेस का जो डिफेंडेंट है वो हो। अब इसका क्या मतलब है? इसमें वो कहना ये चाह रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों ने अपनी मर्ज़ी से ऐसा कंट्रैक्ट किया है कि वो ऊपर से जो है वो लॉफुल नज़र आए बट उसका पर्पस जो होगा वो अनलॉफुल होगा। तो अगर दोनों ने ऐसा खुद से किया है तो फिर वो कंट्रैक्ट रिसीजन के ज़ुमरे में नहीं आएगा, वो तो अनलॉफुल कंट्रैक्ट फिर वाइड चला जाएगा। तो मतलब जो डिफेंडेंट है उसका कसूर ज़्यादा है, इज़ मोर टू ब्लेम देन द प्लेंटिफ, तभी जाके आपका कंट्रैक्ट जो है वो रिसीजन में जाएगा। तो दिस इज़ क्लास बी। अब अगली क्लास जो है वो सी है, वेयर अ डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस
ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज हैज़ बीन मेड। इसमें वो कहता है कि एक बंदे ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सू किया, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस था या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस था, और वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री उसके हक में हो गई कि उसने कहा था कि मैंने ये ज़मीन ली है और वो मुझे दी नहीं जा रही। तो बाद में क्या हुआ, जो पेमेंट उसके ज़िम्मे थी वो देने में वो डिले कर रहा है। अब जब वो पेमेंट डिले कर रहा है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट की रिसीजन कर सकते हैं। ये जब आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सेल का या लीज़ का जब आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप ये भी कह सकते हैं, इसका सेक्शन 38 भी यही कहता है कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज़ नॉट पॉसिबल द कॉन्ट्रैक्ट मे बी रिसिंडेड। तो इधर उसने एक अलग से ऑप्शन दे दिया कि आपने करना क्या है कि अगर आपकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री फाइनल हो गई है और वो बंदा पैसे देने में डिले कर रहा है, पेमेंट नहीं दे रहा, तो आप एक सेपरेट सूट भी ला सकते हैं उसके लिए, रिसीजन के लिए, और उसी सूट में एक अपनी प्रेयर भी कर सकते हैं कि अगर ये पैसे नहीं देगा तो इसका कॉन्ट्रैक्ट रिसीजन होगा। अब इसमें 3 स्टेप होंगे। सबसे पहला स्टेप कि डिक्री स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की आएगी, दूसरा वो डिफ़ॉल्ट करेगा जो परचेज़र है या लेसर है, और तीसरा फिर आप एक सूट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिसीजन का सूट फाइल करेंगे तो आपको रिसीजन हो जाएगी। अब इस रिसीजन पे कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टेटस को में नहीं जा सकता तो उसकी रिसीजन नहीं होगी। सिंपल, दिस इज़ द लिमिटेशन कि अगर वो पार्टीज़ दोनों जो है ना अपने ओरिजिनल पोजीशंस पे नहीं जा सकती तो उसकी जो है ना वो नहीं होगी रिसीजन। और इसके बाद 37 में कहता है कि अल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रिसीजन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट में, जैसे कि मैंने पहले बात की, आप अल्टरनेटिव प्रेयर भी कर सकते हैं कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती तो सूट जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट में भी रिसिंडेड, इसको रिसीजन में लेके जाया जाए। और सेक्शन 38 कहता है कोर्ट में रिक्वायर पार्टी रिसेंडिंग टू डू द इक्विटी। क्योंकि ये सेक्शन इक्विटेबल रेमेडी है तो इक्विटेबल रेमेडी के तहत जो बंदा रिसीजन की डिक्री हासिल कर रहा है उसको चाहिए कि वो अपना पार्ट भी पूरे का पूरा अदा करे, यानी कि जो लाइबिलिटीज़ उसके ज़िम्मे है इस कॉन्ट्रैक्ट को वापस स्टेटस को पे लाने की, वो सारी की सारी जिम्मेदारियां वो निभाए। तो हमने आज पढ़ा कि रिसीजन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और रिसीजन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल कैसे होते हैं। 3 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि रिसीजन हो सकती है, जिनकी वाइडेबल या टर्मिनेबल, दूसरा अनलॉफुल ऑन द अपरेंट ऑफ द अपरेंट फेस बट अनलॉफुल बट नॉट ऑन द अपरेंट फेस एंड द डिफेंडेंट इज़ मोर टू ब्लेम देन द प्लेंटिफ। और तीसरी चीज़ है कि अगर एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री हो चुकी है और जो परचेज़र है और लेसर जो है वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है पेमेंट में, तो ऐसी सूरत में रिसीजन हो सकती है। तो मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसको दोस्तों में शेयर कीजिए।